हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी आइसिंग और डी आइसिंग के मेथड्स के पार्ट 1 के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ने का टॉपिक है और इसमें मॉड्यूल चाहे 11A की बात करें या 13 की बात करें, क्वेश्चंस बहुत ज़बरदस्त आते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम 2 वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट्स। तो मैं अपना कर रहा हूँ, आपको अपना करना है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एंड तक तो ज़रूर ही देखिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एंटी आइस और डी आइस सिस्टम। बट इससे पहले, क्योंकि हम जानते हैं ना कि एंटी आइस हो या डी आइस हो, ये क्या है, मैथड्स हैं जिनके द्वारा हम एयरक्राफ्ट पर या तो बर्फ़ जमने नहीं देंगे या फिर वो अगर वो जम चुके हैं तो उनको हम तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। तो आखिर ये तोड़ने या ना जमने से पहले हमें ये तो पता चलना चाहिए कि आखिर वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें बर्फ़ जमता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बना रखी है आइस डिटेक्शन पर, तो उसको आप ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर एंटी आइसिंग की बात करें तो ये 3 तरीक़ों से किया जाता है। कौन कौन से? पहला तरीका है थर्मल न्यूमेटिक का। देखिए, ये नाम ही आपको सब कुछ बता रहा है। थर्मल का मतलब होता है हीट और न्यूमेटिक का मतलब होता है कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, तो हमें हीट एयर कहाँ से मिल सकती है? आप खुद समझदार हैं, ब्लीड एयर। इस ब्लीड एयर का यूज़ करके हम एंटी आइसिंग सिस्टम में जो ब्लीड एयर का यूज़ करते हैं उसको कहते हैं थर्मल न्यूमेटिक एंटी आइसिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो तरीका होता है वो होता है थर्मल इलेक्ट्रिक। अब देखिए, नाम फिर से बता रहा है आपको कि ये हीट ये भी है, बट ये कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स लगा के रखेंगे जहाँ पे हमें एंटी आइस नहीं होने देना है, वहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी से हीट होगा और बर्फ़ नहीं जमेगा। ठीक है, तीसरा मेथड जो होता है एंटी आइसिंग का, उसको कहते हैं केमिकल एंटी आइसिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, जिस सरफेस पे हमें आइस जमने नहीं देना है वहाँ पर कुछ एडवांस केमिकल्स जो होते हैं उनका हम छिड़काव कर देते हैं या फिर उन्हें पेस्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है कि जैसे ही आइस फॉर्म होने की कोशिश करता है वो या तो फिसल करके बाहर चला जाता है या फिर वो जमता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम केमिकल एंटी आइसिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गए वो मेथड जिनसे हम एंटी आइस करते हैं, मतलब अपने एयरक्राफ्ट पर बर्फ़ जमने ही नहीं देते हैं। बट कुछ पुराने एयरक्राफ्ट को भी अगर देखें तो उसमें डी आइसिंग मेथड भी यूज़ किया जाता था। मतलब कि अगर एक बार बर्फ़ जम जाए तो उसको हम एयरक्राफ्ट से कैसे हटाएं। ठीक है, उस मेथड को कहते हैं डी आइसिंग। तो डी आइसिंग के लिए जनरली मतलब मेनली दो तरीके यूज़ किए जाते हैं। पहला जो है उसको कहते हैं न्यूमेटिक बूट्स या फिर इसी को कहते हैं डी आइसर बूट्स। ये क्या होते हैं? देखिए, न्यूमेटिक लिखा है, इसका मतलब हम एयर का यूज़ करेंगे। तो उसी ब्लेड एयर का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं अपने जिस सरफेस पे हमें बर्फ़ को तोड़ना है कि वो क्या करे, एक बार फूले एक बार पचके, एक बार फूले एक बार पचके। तो इससे क्या होगा, बर्फ़ जो परत जमी होगी बर्फ़ की वो क्या होगी, टूट जाएगी। और जैसे ही टूटेगी तो हम जानते हैं एयरक्राफ्ट बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है एयर में, तो जैसे ही वो टूटेगा वो एयर स्ट्रीम में वापस पीछे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक बूट्स का यूज़ किया जाता है। तो फ़र्क क्या है कि न्यूमेटिक मतलब एयर की जगह हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं उसको फुलाने पिचकाने के लिए। ठीक है, तो वो जैसे ही फूले पिचकेगा वो एयर आइस की लेयर को तोड़ेगा और तोड़ करके वो एयर स्ट्रीम में फ्लो करा देगा। ठीक है, कभी कभी डी आइसिंग में केमिकल्स का भी थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है, बट बहुत ही कॉमन मेथड नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं और जनरली यूज़ भी नहीं किया जाता है डी आइसिंग के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे एंटी आइसिंग और डी आइसिंग की। ठीक है, मेथड्स की। लेकिन ये सारे मेथड्स कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं ये भी तो जानना जरूरी है भाई, कहाँ पे किस मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर एयरक्राफ्ट पे वो कौन से एरियाज़ होते हैं जो कि एक्सपोज्ड होते हैं और जहाँ पर बर्फ़ जमने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे एरियाज़ में हमारे क्या क्या आते हैं? लीडिंग एज ऑफ द विंग, इनलेट इंजन का, या फिर लीडिंग एज ऑफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स, पिटॉट स्टैटिक प्रोब हो गया, स्टैटिक प्रोब हो गया, या फिर जितने भी सेंसर्स हमारे एयरक्राफ्ट से बाहर निकले हुए होते हैं वो हो गए, प्रोपेलर हो गया, या फिर विंडशील्ड हो गया। ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आइस जमने की जो चांसेस होती हैं ना वो बहुत ही ग्रेटर होती हैं। तो यहीं पर हम एंटी आइस और डी आइस सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब लीडिंग एज ऑफ द विंग की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर हम एंटी आइस डी आइस दोनों सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉडर्न एयरक्राफ्ट में एंटी आइस का यूज़ किया जाता है और पुराने ज़मानों में डी आइस का यूज़ किया जाता था। तो अगर एंटी आइस की बात करें तो यहाँ थर्मल न्यूमेटिक, थर्मल इलेक्ट्रिक, केमिकल तीनों मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम
डी-आइसिंग की बात करें तो वहाँ न्यूमेटिक बूट्स, इलेक्ट्रिक बूट्स दोनों का यूज़ किया जा सकता है। जो दूसरा एरिया होता है वो होता है इंजन इनलेट। तो इंजन इनलेट में हम थर्मल न्यूमेटिक और थर्मल इलेक्ट्रिक एंटी आइसिंग तो यूज़ कर सकते हैं, बट केमिकल मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए अगर वो केमिकल बह करके इंजन में जाता है और इंजन में फ्यूल के साथ रिएक्ट करके कोई नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए हम वहाँ पर जो है केमिकल एंटी आइस सिस्टम का यूज़ नहीं करते हैं। और डी-आइसिंग तो यूज़ ही नहीं करते हैं। अब दिमाग में आता है क्यों? इसलिए क्योंकि डी-आइसिंग में क्या होता है, बर्फ़ टूटने के बाद हवा में उड़ता है। तो मान लीजिए अगर बर्फ़ टूटने के बाद इंजन में चला जाए तो क्या कर सकता है, वो कंप्रेसर को या फिर टरबाइन को ब्रेक डाउन कर सकता है, तोड़ सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें डी-आइसिंग का यूज़ नहीं किया जाता है। अब अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेबलाइजर के लीडिंग एजेस की, तो वहाँ पर भी एंटी आइसिंग के तीनों मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, थर्मल, न्यूमेटिक, थर्मल, इलेक्ट्रिक, केमिकल। और डी आइसिंग के दोनों मेथड मतलब न्यूमेटिक बूट और इलेक्ट्रिक बूट्स। अब पिटॉट, स्टैटिक या फिर प्रोब्स की बात करें, जो सेंसर्स एयरक्राफ्ट से बाहर निकले होते हैं, तो याद रखिए वहाँ पर ना तो न्यूमेटिक एयर का यूज़ किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि क्या, जब मान लीजिए अगर वो एयर डेटा सिस्टम है तो अगर वहाँ पर एक्स्ट्रा एयर जाएगा तो हमें रीडिंग गलत मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक मेथड का यूज़ किया जाता है और उसको कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रिक एंटी आइसिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डीजीसीए में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर हम प्रोपेलर्स की बात करें, जो मतलब टर्बोप्रॉप इंजन होते हैं उनमें, तो प्रोपेलर्स में हम इलेक्ट्रिक बूट्स का यूज़ करते हैं डी आइसिंग के लिए, और एंटी आइसिंग सिस्टम जनरली यूज़ नहीं किया जाता है। अगर हम विंडशील्ड की बात करें तो विंडशील्ड में ये थर्मल न्यूमेटिक भी यूज होता है, थर्मल इलेक्ट्रिक भी यूज होता है, और जनरली जो यूज होता है वो केमिकल मैथड होता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान पड़ता है विंडशील्ड के लिए। ठीक, थर्मल न्यूमेटिक का आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि वहाँ पर कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसका यूज़ एंटी आइसिंग के लिए नहीं बल्कि डीफॉगिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर में एयरक्राफ्ट उड़ता है तो फॉग जमने के चांसेस रहते हैं और जिससे विजिबिलिटी लो हो जाती है, हम जानते हैं। तो इसलिए हम इस न्यूमेटिक, थर्मल न्यूमेटिक सिस्टम का यूज़ करते हैं ताकि थोड़ी सी हॉट एयर हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहे और वहाँ पे फॉगिंग ना हो। ठीक, तो इस हिसाब से हमें तो मिल गया पूरा ओवरव्यू कि एंटी आइस और डी आइस सिस्टम का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है और कौन कौन से डी आइस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। बट इन सिस्टम का यूज़ कैसे किया जाता है, किस किस तरीके से किया जाता है, इसको जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए आप। ठीक है, पार्ट 2। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतने डिटेल में इन सारी चीज़ों की बात क्यों कर रहा हूँ। ये ऐसा इसलिए कि चाहे हम B1 कैटेगरी की बात करें या B2 कैटेगरी की बात करें, दोनों ही कैटेगरीज में इसके बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इसको डिटेल में स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। ठीक, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सबकी हेल्प करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।